नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। भारत सरकार के परिवहन और जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने कल एक सभा में कहा कि जनता को सब्जबाग दिखाने वाले नेता अच्छे लगते हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं हुए तो जनता पिटाई भी करती है। और जैसा कि होना ही था, गडकरी के इस बयान को उछालकर सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे को नकारा साबित करने में जुटे हुए हैं। गडकरी का इशारा किसकी ओर था, इसको लेकर भी बहस हो रही है। बीजेपी कहती है कि गडकरी कांग्रेस के नकारेपन की बात कर रहे थे, जबकि कांग्रेस समेत विपक्ष कह रहा है कि गडकरी ने पीएम को आईना दिखा दिया है। गडकरी का इशारा चाहे जिधर भी हो, अब उन्होंने एक कह ही दिया है तो क्यों न इसके बहाने ही सही उन्हीं की कसौटी पर खुद उनकी सरकार को भी जरा परख लिया जाए। मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले 4.5 सालों में 144 के करीब योजनाएं शुरू की है। इनमें से बहुत सारी योजनाओं के बारे में खुद प्रधानमंत्री हर मंच से गिनाते नहीं थकते हैं, लेकिन अगर गौर से देखिए तो उनके कार्यकाल में शुरू की गई ज्यादातर योजनाओं की हालत खस्ता है। ज्यादातर योजनाएं अपने टारगेट से या तो बहुत पीछे हैं या फिर रास्ते से भटक ही गई है। जनधन योजना, नमामि गंगे, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी तमाम ऐसी योजनाएं हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है और अगर चर्चा करें तो पूरा दिन भी कम पड़ सकता है, लेकिन सीमित समय में फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं इस सरकार के, उसका क्या परफॉर्मेंस है, जरा इसको एक बार परखा जाए। आंकड़ों के आधार पर, खुद सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे इसकी आज के बहस में। लेकिन उससे पहले क्या कहा गडकरी ने और कैसे इस पर हो रही है सियासत, जरा देखिए कुछ बयान। सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकते हैं, और मैं सपने दिखाने वाले में से नहीं हूं ना। मुझे कोई पत्रकार नहीं पूछ सकता, मैं जो बोलता हूं 100% डंके के चोट पर पूरा होता है। तो गडकरी के इस बयान के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों से। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता। कहावत है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उनकी निगाहें भी प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर है और उनका निशाना भी माननीय प्रधानमंत्री थे। मुझे लगता नहीं कि उसमें किसी को कोई अचंभा होना चाहिए। ये पहली बार नहीं बोला उन्होंने, और ये जो आज बोल रहे हैं वो, उसका एक ही मतलब है कि जो वादे किए थे 2014 में, वो वादे बड़े बड़े थे, वो पूरे हुए नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी। वो बात का बतंगड़ कोई बनाता है तो उसकी प्रॉब्लम है। नितिन गडकरी जी या पार्टी के जो और भी वरिष्ठ लोग हैं, वो जो है वो एकदम ऑनेस्टी के साथ साफ सुथरे तरीके से अपनी बात कहते हैं, और उसका जो है वो कोई अर्थ का अनर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। तो अर्थ का अनर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन सियासत की बात है और जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी और उन सारी योजनाओं की बात होगी जो पिछले 4.5 सालों में सरकार ने बहुत जोर शोर से, बहुत शोर शराबे के साथ लॉन्च किया। उन योजनाओं का क्या हुआ, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री अक्सर कई मंच से दोहराते हैं और अपनी उपलब्धियों में शुमार करते हैं। लेकिन अगर गौर से देखिए, करीब से देखिए, उन आंकड़ों की पड़ताल करिए तो आपको समझ में आता है कि ये कहने के लिए योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। और इस तरह की योजनाओं में एक लंबी लिस्ट है, जैसा कि उज्ज्वला योजना। आपने सुना होगा कि अक्सर जब भी प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियों की चर्चा करते हैं तो उसमें इस योजना का नाम लेना कभी नहीं भूलते। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दरमियान जिस टेनियर की बात करते हैं प्रधानमंत्री, उस समयावधि में कनेक्शन तो बढ़े एलपीजी के, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि जो सिलेंडर का कंजम्पशन है, जो गैस का कंजम्पशन है, वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ा बल्कि और घट गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर कनेक्शन बढ़ गए थे तो उसके हिसाब से वो गैस का कंजम्पशन क्यों नहीं बढ़ा, सिलेंडर का कंजम्पशन क्यों नहीं बढ़ा। ये इस योजना की सफलता पर एक तरीके से बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है। हालांकि इसका क्या
क्या दलील या इसके पीछे क्या सफाई होगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे जुड़े हुए आंकड़े बताते हैं कि ये योजनाएं सुनने में चाहे जितनी अच्छी लगती हो, मंच से इन योजनाओं की सफलता के चाहे जो दावे किए जाते हों, लेकिन धरातल पर, जमीन पर इन योजनाओं ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। और असल में वो उन्हीं नाकाम योजनाओं में शामिल है जो गडकरी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि अगर आप सब जवाब दिखाते हैं तो अच्छा तो जरूर लगता है, लेकिन अगर वादे पूरे नहीं होते हैं, सपने पूरे नहीं होते हैं, तो जनता पिटाई भी करती है। अब इन योजनाओं के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या करेगी इस सरकार का। हमारे साथ जो मेहमान हैं स्टूडियो में, एक बार परिचय करा दें। अब्बास अली जैदी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, विजेंद्र सिंह कांग्रेस की तरफ से, रंजीव वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर मणिंद्र तिवारी समाजशास्त्री। इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे अभी बीजेपी से, फिर उनके पास चलेंगे। लेकिन जो है अभी अपने पास जो लोग हैं उनके साथ चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कैसे देखा जाए रंजीव, चूंकि अभी जब तक कोई बीजेपी की तरफ से लोग नहीं आ जाते हैं तब तक पॉलिटिकल जो है ना राजनीतिक बहस की शुरुआत नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जहां से शुरू होना चाहिए वहीं से शुरू करेंगे। इसके पहले जरा सा एक राय शुमारी कर लें हम एक्सपर्ट से। रंजीव, कैसे देखें हम, बहुत सारी योजनाएं शुरू, 144, 4.5-5 साल के हिसाब से बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमने सिर्फ सुना भर, उसकी कामयाबी, अगर कोई बड़ी योजना कामयाब होती है तो उसका असर अपने आसपास देखने को मिलता है हमें, लेकिन बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमने सुना, वो असल में उसका कोई अपने वो बदलाव हमने महसूस नहीं किया अपने आप। आपको क्या लगता है? देखिए, अब तो जो सरकार की योजनाएं हैं और सरकार उसका लेखा जोखा लेकर के प्रधानमंत्री समेत सारे मंत्री लगभग मैदान में उतर चुके हैं और जहां भी जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। कितना हासिल किया, जनता तक कितना पहुंचा, इसकी विवेचना जनता अगले 2-3 महीने के भीतर कर देगी। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही कहें, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, और जैसे जो उज्ज्वला योजना है गैस वाली, हम सब जानते हैं कि पहली जो योजना थी जिसमें सिलेंडर मिल गया, उसके बाद दोबारा उसको रिपीट करने वालों की संख्या बहुत घट गई, बहुत कम हो गई। हाँ। जो सौभाग्य योजना है कि हर घर को बिजली पहुंचानी है, उसके बारे में भी हम लोगों ने अखबारों में ही पढ़ा, मीडिया में पढ़ा कि जो सारे घरों को बिजली पहुंचाने के लिए जो 1,94,00,000 घरों का लक्ष्य था, जो 31 दिसंबर तक कर लेना था, वो 3 महीने में संभव ही नहीं था। जब सरकार ने आंकड़ा जारी किया था तो जिसको अंग्रेजी में गोल पोस्ट शिफ्ट करना कहते हैं, तो उन्होंने आंकड़े को ही कम कर दिया और 74 लाख कर दिया और ये बताया कि हमने ये हासिल कर दिया। नमामि गंगे की योजना का क्या हुआ हम सब जानते हैं, गंगा की कोई सफाई नहीं हुई, ये हम सब लोग देख चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि योजनाएं तो बहुत सारी घोषित हुई, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ, इसका अब अंतिम निर्णय जनता करेगी, क्योंकि वो टाइम अब आ गया है। लेकिन जैसा गडकरी जी जो बोल रहे हैं, देखिए गडकरी जी कोई पहली बार नहीं बोले, इधर वो लगातार बोल रहे हैं। और अब कल का जो उनका बयान है ये बहुत रोचक बयान है। देखिए, मनीष तिवारी कह रहे हैं कि उनकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। हाँ, आपको भी ऐसा लगता है? ये चर्चा भी चल ही रही है कि वो यूं ही नहीं बोल रहे हैं, वो नागपुर के इशारे पर बोल रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो चल रही है, जिसको हम लोग सियासी हलकों में कहते हैं कि ऐसी चर्चाएं चल पड़ी है। लेकिन वो दरअसल उनका इंगित किस तरफ है, जैसे अब कांग्रेस कह रही है कि साहब उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, भाजपा कह रही है कि साहब ये कांग्रेस के लिए है। इसकी मीमांसा तो गडकरी जी कर सकते हैं कि दरअसल उनका तात्पर्य किस तरफ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बड़ी बोलचाल की सी भाषा है, खासतौर पर अपने यूपी में तो ये लोग कहते रहते हैं कि बहुत पिटे जाओगे, बहुत मारे जाओगे। और आप अगर राजनीति से जुड़े लोगों को, अब्बास अली साहब हमारी बात को तस्दीक भी करेंगे कि जब जनता से जुड़ी हुई कोई बात उनसे की जाती है तो नेता आमतौर पर ये कहते हैं कि अरे मरवाइएगा क्या या पिटवाइएगा क्या। तो ये एक शब्दावली है, मुझे लगता है कि जब हम हमने भी उसको उसी अर्थ में लिया। हाँ, नहीं, आपको सबक मैं वही आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मतलब कि जिस दौर की में हम राजनीति को देख रहे हैं और जिसमें बड़ी तनातनी है, मुझे अच्छी बात ये लगती है कि गडकरी का बयान एक कौतुक का भाव पैदा कर रहा है लोगों में कि देखो नेता ये कह रहे हैं कि बहुत पिटे जाओगे अगर काम नहीं किए हो, अगर सिर्फ सपने बचोगे तो। ठीक बात है। एक वाकया भी मुझे याद आ रहा है, यूपी में ही था, करीब 8-10 साल हो गए। लेकिन मतलब मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर 5 साल आपको सरकार चलाते हुए हो गए जी, और आप एक पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि अगर आप जनता अगर सब जवाब दिखाया और उसे पूरा नहीं किया
तो बहुत पिटाई लगेगी, बहुत जनता पीटेगी। तो मतलब आप किसके बारे में कह रहे होंगे? जाहिर सी बात है, जो सरकार ज्यादातर राज्यों में नहीं है, जिस पार्टी की या केंद्र में भी जिस पार्टी की सरकार नहीं है, आप 5 साल पुरानी सरकार के बारे में तो नहीं कह रहे होंगे। अचानक से ऐसा लगता है मन में, और अगर लोगों के बाकी बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं तो क्या वो गलत सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं। देखिए, उनके इस बयान का सीधा अर्थ इसलिए तो आप देखिए ना कि विपक्ष जिस तरीके से तुरंत हमलावर हो गया, आप ओवैसी से लेकर के मनीष तिवारी तक सारे लोग ये कहने लगे कि ये तो सरकार के लिए कहा गया है। और ये इसलिए भी ऐसा लगता है क्योंकि गडकरी ने अचानक ये बात नहीं कही है, उन्होंने पहले भी इस तरीके के कुछ बयान दिए हैं। इसलिए ये चर्चा चलना कोई यूं ही नहीं है कि उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाई, चुनाव के समय अगर सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री ये कह दे दो बातें कि आप अगर सपने दिखाएंगे और नहीं पूरे करेंगे तो जनता पिटाई करेगी, और उसके बाद वो अपनी बात भी कहते हैं कि मैं सपने नहीं दिखाता, इसलिए मुझे कोई घेर नहीं सकता है। लेकिन इसका मतलब है कि इसका कोई तो है जो सपना, कोई तो है मतलब दिखा रहा है, किसी तरह वो इंगित कर रहे हैं। भाई, अगर गडकरी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं नहीं दिखाता, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई पत्रकार सवाल नहीं कर सकता, ये नहीं पूछ सकता कि हाँ आपने कहा और ये नहीं किया, तो कोई तो है जिसकी तरफ उनका इशारा है। दूसरी उंगली किसी तरफ तो इशारा कर रही है कि फला कोई दूसरा आदमी है जो सपने दिखाता है, पूरा नहीं करता। वो आदमी कौन है? वो राहुल गांधी हैं? मतलब मैं जानना चाह रहा हूं, मतलब या मोदी जी हैं? इसलिए मैंने कहा कि आपको क्या लगता है? मतलब मैं ये देखिए, मेरी पत्रकारीय समझ तो ये कहती है कि गडकरी जी, जिसको हम फिर मैं कहूंगा कि जिसको हम बहुत आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि वो मौज ले रहे हैं, और वो मौज ले रहे हैं अपने ही शीर्ष नेतृत्व से। इसके सारे तत्व, सारे पुट, सारे एलिमेंट्स उसमें भरे पड़े हुए हैं। अगर आप उनके बयान को दोबारा चलाकर देखें तो वो बहुत चुटकी लेते हुए इस बात को कह रहे हैं, और इसलिए आप देखिए कि सब लोग उसको स्वादानुसार ग्रहण कर रहे हैं। भाजपा ने अपने स्वाद के हिसाब से ग्रहण किया, कांग्रेस अपने स्वाद के हिसाब से ग्रहण कर रही है। कहने का मतलब है इसने एक किस्म की बहस तो पैदा ही कर दी है कि सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने सरकार पर सवाल नहीं खड़ा किया है, ये बात अब गडकरी आकर सामने कहेंगे तभी लोग मानेंगे, वरना कोई मानेगा। ठीक बात है। बहुत सारी योजनाएं हैं, जरा एक एक करके उन पर बात करने का मन हो रहा है, लेकिन अभी बीजेपी के नेता आए नहीं हैं प्रवक्ता, इसलिए बात की शुरुआत कायदे से हो नहीं पा रही है। हम जरा जानना चाहते थे कि वो किस योजना के बारे में बात करना चाहते हैं, उसके बाद फिर उस पर सवाल जवाब होता तो मजा आता। फिलहाल डॉक्टर मणिंद्र तिवारी हमारे साथ हैं, समाजशास्त्री हैं। मणिंद्र, कैसे देखते हैं 5 साल के कार्यकाल? 5 साल ठीक है, होने को ही है, अब 4.5 साल कहने में कोई मजा नहीं आ रहा। आप जिन योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि एक सोशल जो इंडेक्स है करते हैं हम लोग, देखते हैं कि भाई सोशल डेवलपमेंट का भी, ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है, तमाम तरह के इंडेक्सेस हैं जिसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 5 सालों में या एक समयावधि में किसी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, हम किस तरफ बढ़े हैं। तो आप लोग भी अपनी इंडेक्सिंग करते होंगे, कैसा क्या लगता है आपकी सरकार के काम को देखेंगे तो कैसा लगता है? सब जवाब दिखाने वाली सरकार है या अपने वादों पर खरी उतरने वाली सरकार है? देखिए, इस सरकार में बहुत कुछ ऐसा था, सरकार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रक्रियागत रूप में होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ, योजना आयोग में बदलाव हुआ, और अगर योजनाओं के बारे में कहें तो कहेंगे 2 आरजू में 2 इंतजार में कट गए। अच्छा, क्योंकि जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे नियम कानून बदले गए, योजनाएं बदली गई, तो बहुत सारा नौकरशाही का समय तो उन योजनाओं को बनाने में चला गया। फिर ग्राउंड लेवल पे उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इस पे चला गया। और इसके बाद अब मौजूदा समय में तो अगर अकादमिक रूप से देखा जाए तो जैसे आपने बहुत ही तार्किक रूप से उज्ज्वला योजना की बात की, तो हमें इस तरह के तार्किक रूप से संबंध निकालने पड़ेंगे उन योजनाओं के बारे में। और अगर जमीनी धरातल पे देखिए, हाँ, मैं यही बात करना चाह रहा हूं कि बहुत सारी और भी योजनाएं हैं जो कि जमीन पर इंप्लीमेंटेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे जनधन खाते नहीं खुले, ऐसा कोई नहीं कह सकता, खाते खुले हैं। लेकिन क्या इस योजना का मकसद सिर्फ खाता खोलना था, या इस योजना का मकसद अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन था तो उस फाइनेंशियल इंक्लूजन के उसमें और क्या क्या होना था? भाई, लोगों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलनी थी, उसके जरिए इंश्योरेंस मिलना था, उसके जरिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, जो बहुत सारी दूसरी इस तरह की स्कीम जो उन खातों के जरिए मुमकिन हो पाता, क्या वो हुआ? क्या अगर वो नहीं हुआ तो फिर इस तरह के खाते खुलवा देने का मतलब क्या है? भाई, वही इसी तरह की रिपोर्ट कहती है, क्योंकि हमने अभी आपने उज्ज्वला की बात की, तो मैं एक और योजना जो कि बहुत क्रांतिकारी योजना साबित हो सकती थी, खास करके फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के, कि आप समझिए कि 48% जो खाते हैं दुनिया के जो 10 टॉप के देश हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा इनएक्टिव अकाउंट्स हैं,
सबसे ज्यादा निष्क्रिय बैंक खाते हैं उनमें भारत भी है, और यहां 48% खाते ऐसे हैं जो कि पिछले 12 महीने में एक बार भी ऑपरेट नहीं हुए। उनमें से ज्यादातर जनधन से भी जुड़े हुए हैं। 17% जो जनधन अकाउंट हैं वो जीरो बैलेंस के हैं, उसमें कोई पैसा नहीं है। और जो ज्यादातर अकाउंट जिसमें पैसे हैं उसका एवरेज 2,500 आता है। अब मान ली अगर यही फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल था, अगर यही मकसद था जनधन पूरी योजना का, तो मुझे लगता है कि हम कहीं चूक रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक आप आर्थिक समावेशन की बात कर रहे हैं तो वास्तव में हम चूक गए हैं, क्योंकि आर्थिक समावेशन में गरीबों के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि धन तब आएगा जब उनके पास रोजगार होगा। और ये बात तो निश्चित रूप से है कि हमने रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी नहीं की है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या प्रति व्यक्ति आय को हमने बढ़ाने का काम किया है। तो नोटबंदी और जीएसटी के कारण जो कई छोटे उद्योग और मझोले उद्योग थे इनमें मंदी आई, उसके कारण जो प्रति व्यक्ति आय थी उसमें कमी आई। ये तो इकोनॉमिक सर्वे बता पाएगा कि प्रति व्यक्ति आय में कितनी कमी आई। और कृषि के क्षेत्र में भी कोई इतना बड़ा कोई क्रांतिकारी परिवर्तन अभी तक हमारे सामने नहीं आया। क्योंकि ज्यादातर चुनाव में जो जीत या हार का सिलसिला है तो उसमें समझ में आता है कि किसानों की उपेक्षा है और या किसानों की एक अपना एक दर्द है जिसके कारण सरकारें हार रही हैं। इसका मतलब यह है कि किसानों की दशा सुधर नहीं रही है, आर्थिक समावेशन नहीं हो रहा है। और जो हमने उम्मीदें लगा रखी थी वास्तव में आर्थिक समावेशन उस स्तर पे नहीं हुआ है। और सब्सिडी की बजाय अब हमें जीएसटी दिखती है गैस सिलेंडर के बिल पे। अच्छा, तो मतलब जहां पर चुभने वाली बात चुभने वाली बात है कि जहां पर पहले तो सब्सिडी आपसे वापस ली गई, अब मैं मध्यम वर्ग पे आ रहा हूं, और फिर आप जब उस बिल पे देखते हैं, मेरे आज गैस वाले ने कहा कि भाई साहब एक चीज और बढ़ गई है, 2.5% स्टेट की जीएसटी है और 2.5% सेंट्रल की जीएसटी है। कहा तो आप मतलब हालांकि जो सब्सिडी वाले गैस हैं, सब्सिडी वाला गैस उसकी भी कीमत पिछले कुछ सालों 2-3 सालों में 20% से ज्यादा बढ़ गई है। जितनी सब्सिडी से मतलब ऐसा नहीं है कि सब्सिडी जो था सब्सिडी खत्म ही हुआ। मिडिल क्लास की तो खैर सब्सिडी गई। जो सो कॉल्ड वैसे लोग जिनके लिए ये सब्सिडी की शुरुआत की गई थी और उज्ज्वला स्कीम लाई गई थी, उनके लिए भी खबर यह है कि जो सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर है वो भी पिछले 3 सालों में 20% महंगे ही हुए हैं। और तो सवाल ये है कि और ऊपर से आप कह रहे हैं कि जीएसटी और लग के आने लग गई। और जैसे कि आपने कहा कि गैस सिलेंडर की खपत में कमी हुई, तो ये चिंता का एक विषय पर्यावरण की दृष्टि से भी है कि अगर गैस का कंजम्पशन कम हो रहा है और अदर ऊर्जा के दूसरे स्रोतों का दोहन हो रहा है, इसका मतलब वो पर्यावरण के लिए घातक परिणाम हो सकते हैं। अगर उस हिसाब से ओवरऑल देखा जाए, और जब हम गडकरी जी की बात करें या जो स्टेटमेंट कहा, तो मैं सिर्फ भाई साहब ने तो रंजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उन्होंने जो मैं कहा और हम नहीं कहा, अगर उनकी बात को पकड़ा जाए तो उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कहता। अगर किसी सरकार, चूंकि भाई इतने बड़े मंत्री हैं तो सरकार की तरफ से वो हो सकते थे, हमारी सरकार के लिए कोई ऐसा नहीं कह सकता है। जिसको आज कहा जाता है कि विश्व की बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, उसके पूर्व अध्यक्ष वो हैं। अगर वो मैं की बजाय हम की बात करते तो समझ में आता कि और या मैं भी कहा था तो मेरी सरकार कह देते तो भी बात तो भी आ जाती। हाँ भाई ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से तो कुछ इशारा कहीं और हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात इसलिए है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ये आप जब ऐसा विश्लेषण कर रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं इन्हें। और दूसरी बात है ये अच्छी बात, बीजेपी के प्रवक्ता आए नहीं है कि उनका रिएक्शन लिया जाए, नहीं तो सवालों की शुरुआत उनसे ही होनी चाहिए थी कायदे से, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे साथ विजेंद्र सिंह है कांग्रेस से, और अब्बास अली जैदी हैं। अब्बास अली जैदी, कैसे देखते हैं आप 5 साल का कार्यकाल, इतनी सारी योजनाएं, सबकी सफलता विफलता सबके सामने है। अब इसका कैसे आकलन करेंगे आप? देखिए रंजीत भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हकीकत ये है कि जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें एक बात कही थी कि इस देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। वो शायद गडकरी जी ने अपने दिल पे ले ली। हम उसमें एक बात जोड़ दें, विपक्ष का होगा वो नया प्रधानमंत्री, वो सत्ता का या एनडीए का नहीं होगा। इतना जरूर कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में और सर्वोच्च पद पर रहने वाले नितिन गडकरी जी इस सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, अच्छी तरह जानते हैं
कि 2014 नहीं है, 2019 है। 2014 में सवाल करने का अधिकार था, 2019 में जवाब देने की जिम्मेदारी है। और अब संकल्प पत्र इतना बड़ा था भारतीय जनता पार्टी का कि अगर उस संकल्प पत्र को अब पढ़ना शुरू करें भाजपा वाले, तो ये जो 70-80 दिन बचे हैं, ये पूरा टाइम निकल जाएगा संकल्प पत्र पढ़ने में। और ये 144 योजनाओं के नाम हैं जो आपने रंजीत भाई रखे। जैसे धारा 144 सीआरपीसी में है, उसी तरीके की एक राजनीतिक 144 है। ये धरातल पे इन योजनाओं की सत्यता क्या है, ये जानने की बहुत आवश्यकता है। आपको मैंने सुना जनधन योजना को, पार्लियामेंट्री कमेटी में सीएजी ने जो रिपोर्ट सबमिट की, जनधन योजना को टोटल फेलियर बताया और बैंकिंग सेक्टर की हालत के पीछे जनधन योजना को एक बड़ा वो किया। और यही कारण है कि जब सब्सिडी की बात आई गैस की, तो एक सरकार को आदेश करना पड़ा कि 3,000 से कम जिसके खाते में पैसा होगा उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ये गरीबों के साथ अन्याय किया। किसानों को लेकर के हम उसकी बात नहीं करते, पूरा देश ने देखा कि बड़ा किसान आंदोलन इस देश के सामने खड़ा हुआ, दलितों का भी आंदोलन खड़ा हुआ। अब हम आते हैं आपकी सौभाग्य योजना पे। हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण अंचल से चुनाव लड़ते हैं। 250 रुपए बगैर मीटर के जो लोग बिजली का बिल देते थे ग्रामीण अंचलों में, सौभाग्य योजना के तहत आप साहब बिजली का बिल मीटर लगा दिया, 750 रुपए उस गरीब को देना पड़ता है। नतीजा क्या हुआ कि आपके खातों में जो उसकी लेख है उसमें तो बहुत सारे कनेक्शन हुए। वास्तविकता ये है कि दूसरे ही महीने वो कनेक्शन लोगों ने कटवा दिए हैं। रुदौली विधानसभा क्षेत्र में आप इसका सर्वे भी करा सकते हैं। तीसरा आते हैं हम उज्ज्वला योजना। आप सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडी इस योजना में नहीं। पहला सिलेंडर आपने मुफ्त दिया, 400 की लागत का वो सिलेंडर था, अब 900 से ऊपर आप लेके पहुंच गए गैस। नतीजा ये हुआ कि लोग फिर लकड़ी काटने पे मजबूर। और निश्चित तौर पे जैसे डॉक्टर मणिन जी ने कहा कि निश्चित तौर पर पोल्यूशन को एक बड़ा खतरा है। सवाल यहां पर एक अहम ये है कि अगर इस सरकार की सोच पर आप देखें तो महिलाओं में उत्पीड़न के नाम पर जो 3 टॉप की स्टेट्स हैं इस देश में, वो भारतीय जनता पार्टी शासित हैं। दलितों के उत्पीड़न के नाम पर जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी शासित हैं। कानून व्यवस्था आपसे संभली नहीं। आंतरिक सुरक्षा को लेकर के निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार विफल हुई। ऐसे समय में वो अच्छी तरह जानते हैं और संघ भी जानता है कि जो सरकार ने वादे किए थे, जो सब्ज बाग इस देश को दिखाए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में संघ का और प्रधानमंत्री जी का एक फिक्स्ड मैच है। देश की जनता का ध्यान आप हटाना चाहते हैं। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा मुकाबला कैसे लोगों से, जो लोगों को गुमराह कर लेते हैं। ये नितिन गडकरी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो नूरा कुश्ती है, इससे उत्तर प्रदेश कहीं गुमराह होने वाला नहीं है। लक्ष्य साफ है उत्तर प्रदेश के लोगों का। एनडीए को उत्तर प्रदेश से हर सीट पे रोकने का काम हम करेंगे। ठीक बात। हमारे साथ जेपी पांडे बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जेपी पांडे, आपके आने के पहले बहुत सारी बातें हो गई। आपने कहा कि अभी वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में जाम में फंस गए थे, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, हम उम्मीद करते हैं। जेपी पांडे, हमें इस बात पे बहस कर रहे हैं कि सरकार कहने को तो इसने बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन जैसा कि आपके एक नेता और मंत्री कह रहे थे कि जो सरकारें सिर्फ सब्जबाग दिखाती है, सपने पूरे नहीं करती, जनता उसको पीटती है। अब जब मंत्री जी ने ऐसा कह दिया तो हमने सोचा कि क्यों नहीं बहुत सारी योजनाएं जो शुरू हुई, जो बहुत सारे सपने दिखाए गए, उसकी हकीकत क्या है इसके बारे में थोड़ी पड़ताल कर ली जाए। तो हम बहुत सारी योजनाओं की लिस्ट है हमारे पास। हम चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से जो आपको लगता है कि सबसे सुपर हिट है, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सरकार का की योजना है, वो जरा उनकी चर्चा आप कर लें, उसके बाद फिर हम लोग उस पर और बहस कर लेंगे। कौन सी योजनाएं हैं? ऐसे तो 144 योजनाएं हैं अभी, जैसा कि बता रहे थे। 144 योजना में कौन सी योजना है जो कि बहुत आपको लगता है कि बहुत कारगर साबित हुई? फिर हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। जी, आप सार्वजनिक जीवन की नब्ज पकड़ते हैं, बहुत बड़ा अनुभव है आपको। मोदी सर योजनाएं तो कोई भी वेलफेयर स्टेट है हमारा, तो वो कोई भी सरकार आएगी उसको निश्चित रूप से नाम बदल ले, वो क्योंकि नेहरू कर दे, लोहिया कर दे, या हम दीनदयाल जी का कर देंगे, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। लेकिन वेलफेयर स्टेट में संचित निधि बिना खर्चा किए तो कोई सरकार रह ही नहीं सकती है। ठीक बात। तो वो होगा, नाम बदले जाएंगे। फर्क एक ही है जो आदरणीय मोदी जी ने पहले ही कहा है कि हम जो स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपया देते हैं 85 पैसा लूट लिया जाता है, 15 पैसा पहुंचता है। तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, चाहे इनकी भी योजनाएं थी, हमने वो सिस्टम क्रिएट करने का प्रयास किया है। भरसक सफलता मिली है कि वो 85 पैसा लूट से गायब हुआ है, दलाली से गायब हुआ है।
वो सब का सब पहुंचा है। अच्छा। और उसके लिए तमाम वैज्ञानिक माध्यम भी बायोमेट्रिक पहचान को हमने कहिए कि एक पहचान दी है, तो आधार से लिंक किया है। यही उत्तर पर हमारे विद्वान प्रवक्ता सपा के भाई हैं, 14 लाख फर्जी आंगनबाड़ी में कार्ड पकड़े गए। राशन कार्ड की वही दशा है। नीम कोटेड यूरिया, हम तो किसान आदमी हैं, जाड़े में खड़े रहते थे, यूरिया की प्रोडक्शन में बहुत फर्क नहीं आया, लेकिन तस्करी रुकी है। वैज्ञानिक हमारे इसरो के वैज्ञानिक है, सिलिकॉन वैली में क्या नीम कोटेड करना नहीं जानते थे? तो नियत इनकी गड़बड़ थी। 45% मनमोहन सिंह के समय में हो चुका था। ठीक है, आएंगे विजेंद्र सिंह। जानकारी की बात। अरे जानकारी तो आप सर्वज्ञ बैठे हैं, हम लोग भी लाभ लेंगे, कहे कांग्रेस की जानकारी ही तो बांट रहे हैं आप लोग। तो दूसरा ये मैं कह रहा हूं कि जो यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे सपा के मित्र बहुत बढ़िया बढ़िया भाषण दे रहे थे, चूंकि संजय सेठ को उच्च सदन में भेज के और पोंटी चड्ढा का चड्ढा पहन लेने के बाद समाजवाद का चक्षु खुल गया है इनको। तो ये बताइए कि मरे हुए लोगों फिर आरोप प्रत्यारोप में चले गए। मैं बता रहा हूं, पूछ रहे हैं कि आप ऐसी 5 योजनाओं के नाम बताइए जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से हिट रही है, रंजीत, जो हिट रही है योजनाएं, जो आपको लगता है कि बहुत कामयाब योजना है, ऐसी 5 योजनाओं के नाम बता दीजिए। योजनाएं हमारी जो भी बनेंगी, हमारे जो आइडियल थे, दीनदयाल जी मानते थे रोटी कपड़ा मकान के अलावा पढ़ाई दवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो वो उसके लिए आयुष्मान भारत तो अभी शुरुआत हुई है, लेकिन आयुष्मान भारत में भी 85 पैसा खाने नहीं देंगे। तो अभी तो देखना बाकी है। आयुष्मान भारत में भी 1200 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं, अभी उसमें बहुत सारा अभी तो शुरुआत सारी योजनाओं में उसको हमारे चरखा में पिन लगा है साहब। आयुष्मान भारत को छोड़ दीजिए, अभी चरखा में पिन लगा है, 1 साल बाद 2 साल बाद देखेंगे उसका क्या हुआ। मैं कह रहा हूं कि जो योजनाएं जो बड़े जोर शोर से शुरू हुई, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, स्किल इंडिया हो, ऐसी योजनाएं जिससे कि लगा कि भारत की तस्वीर बदल जाएगी, जैसा जिसका उजाला हो, चाहे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम हो, हाउसिंग का, जो आप कह रहे थे ना कि रोटी कपड़ा और मकान, मैं तो सिर्फ उन्हीं बुनियादी मसलों पर बात करना चाहता हूं, उन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। तो उन योजनाओं की क्या हालत है, जरा हालत तो यह है रंजीत जी कि आप भी अगर गांव जाएंगे तो मोदी जी ने संस्कृति बदली है। पहले खुले में शौच करते हुए महिलाएं बच्चे आपको गांव में भी दिखते थे, या कूड़े आप सार्वजनिक जगह फेंक देते थे, लेकिन यह है कि एक संस्कृति डेवलप हुई है। लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे के बाद किसी लीडर में यह क्षमता नहीं थी कि सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर दे। पहले करते रहे होंगे लोग, लेकिन अगर ये सार्वजनिक जीवन में ये हुआ कि स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूकता आई है, तो वो आप भी देखते होंगे गांव में। अब मैं तो गांव का रहने वाला हूं, अब अनिवार्य है नई बिल्डिंग में शौचालय लोग बना रहे हैं, वो भ्रष्टाचार अलग ही है, उस पर हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मेरा कहना हर योजना में, चाहे लक्ष्य अंत्योदय से प्रेरित है, हाशिए के आदमी को बुनियादी चीजें दे रहे, उसमें नागरिक गरिमा आएगी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी लड़ाई, वंशवाद के विरुद्ध लड़ाई। मैं कह रहा हूं कि भाई जो बड़ी योजना है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं इस बात को कि हम सिर्फ उन्हीं योजनाओं के बारे में बात करें जो कि सरकार के लिए भी बहुत बड़ी योजना, सरकार ने भी उसे प्रोजेक्ट किया और जिससे वाकई, जिसमें एक क्षमता थी कि अगर इसको सही तरीके से लागू किया गया होता तो बहुत बदलाव हम महसूस कर सकते थे। लेकिन जैसे मुद्रा योजना आपने कहा, हर बार इसकी चर्चा होती है, प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में चर्चा करना नहीं भूलते हैं, लेकिन आप आंकड़े आपके सामने जब आते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है योजनाएं तो शुरू हो गई, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? हश्र यह हुआ कि 2015-16 तक के आंकड़े बताते हैं कि 4,68,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए, मतलब कि डिसबर्स किए गए इस योजना के तहत। लेकिन इसके लाभार्थियों की संख्या थी करीब 10 करोड़, 9.9 करोड़ लोन, है ना। यानी कि एवरेज जो आ रहा है वो 47,249 रुपए का आ रहा है। एक आदमी को 47,249 रुपए का लोन मिला। जो मुद्रा योजना 5 से 10 लाख तक की योजना का लोन देने की योजना थी, जिसके जरिए ये एम किया गया था कि भाई बड़े पैमाने पर रोजगार शुरू होंगे और इस तरह की बातें, असल में योजना फेल हो गई। इस योजना को समझने वाले लोगों ने कहा कि असल में सिर्फ 1.3% लोन ही इस तरह के बांटे गए हैं जो कि 5 लाख प्लस वाले हैं, जो कि जिसके जरिए कोई और रोजगार, किसी दूसरे के लिए रोजगार उपलब्ध हो सकता है। बाकी सारे इतने छोटे लोन्स हैं कि वो अगर कोई एग्जिस्टिंग कोई काम है तो उसमें थोड़ी मदद हो जाए या कोई अपना स्वरोजगार कर ले, वो एक अलग बात है। अदरवाइज इस योजना का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। स्किल इंडिया अगेन बड़ी योजना थी भाई। कहा गया कि बड़े पैमाने पर नौजवानों को हम ट्रेनिंग करेंगे और उससे उनको जॉब मिलने में उनसे सहूलियत होगी। भाई उसमें एक शारदा प्रसाद कमेटी जिसने इस योजना का अध्ययन किया, वो कहते हैं कि ये जो योजना है वो बिना किसी एम के बस सिर्फ आंकड़े को अचीव करने के लिए चल रही है। आंकड़े अचीव हुए भी, ये सच है कि पहले ही साल में इसने अपना जो लक्ष्य था, जितने लोगों को
ट्रेनिंग देने की, उसको एक्सीड कर लिया और 2016-17 तक 41 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि 41 लाख लोगों में से नौकरी कितने को मिली? नौकरी मिली सिर्फ 15% से भी कम लोगों को, 6 लाख सवा 6 लाख लोगों को मिली। और इस तरह की बहुत सारी 2,500 करोड़, यही कमेटी बताती है कि 2,500 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए एक तरीके से, क्योंकि सरकार के पास या जो लोग इंप्लीमेंटिंग एजेंसी थी उनको ये आइडिया ही नहीं था कि असल में ये 2 वे कैसे होगा कि जिनको ट्रेनिंग मिले उनको रोजगार मिल जाए और जिनको रोजगार मिले उनको ट्रेनिंग उस हिसाब से दी जाए। इस तरह की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। नतीजा हुआ कि पैसे तो खर्च हुए लेकिन उसका नतीजा नहीं निकल के आया। आप बड़ी योजनाओं का हाल देखिए, उज्ज्वला योजना, अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि भाई कनेक्शन बढ़ गए 16%, लेकिन आपको जानकर हैरानी होती है तब कि जो सिलेंडर्स हैं उसका कंजम्पशन 9% ही बढ़ा। तो भाई 16% अगर कनेक्शन बढ़े तो सिलेंडर का कंजम्पशन भी तो बढ़ना चाहिए था ना। सिलेंडर का कंजम्पशन बढ़ा 9%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लोग कनेक्शन ले रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, वजह चाहे जो भी हो। बहुत सारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, आपने कहा कि हमने भी देखा कि आंकड़े बताते हैं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत इजाफा हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। सच है, पिछले 5 साल में मोदी सरकार के 4 साल में इलेक्ट्रिफिकेशन पे बहुत काम हुआ। लेकिन फिर आप देखते हैं कि जो पावर का कंजम्पशन है वो करीब 5.5%, 5.66% की रफ्तार से ही बढ़ा है, जबकि इसके पहले की सरकारों में भी 5.9% की रफ्तार से बढ़ता रहा है। तो भाई अगर इतने बड़े पैमाने पर आप गांव में बिजली पहुंचा रहे हैं तो पावर कंजम्पशन क्यों नहीं बढ़ रहा है देश का? भाई लोग, इसका मतलब कि आप भाई टोकन जिस तरीके से हमने देखा है कि कागजों पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, 2 घर में जाकर बिजली पहुंच गई, 5 घर को कनेक्शन दे दिया गया और वो आपके इलेक्ट्रिफिकेशन के मैप पे वो पूरा हो जाता है कि हाँ जी ये हो गया, ये गांव इलेक्ट्रिफाइड हो गया। असल में जमीन पर ये योजनाएं कैसे काम कर रही है, ये आंकड़े उसकी पोल खोलते हैं। हाउसिंग, मैं अगेन कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि घर, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, जो समस्या, जो मूलभूत समस्या है, आप उसको देखिए। हाउसिंग 2022 तक आपने कह दिया कि 2 करोड़ घर देंगे, और दिया क्या आपने? 2017 में सिर्फ 1,49,000 घर बना पाए आप। लक्ष्य था 31 लाख घर बनाने का 2017 में। 2017 तक कुल, ये तो सिर्फ 2017 की बात की मैंने, 2017 तक कुल जो घर बने वो 4,13,000 और 15,66,000 घर आप बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। भाई इस रफ्तार से आप 2022 क्या 2032 तक आप लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। तो हम योजनाएं बना लेते हैं, हम बातें चाहे जो कर लें, लेकिन जो जमीन पर जो हकीकत है वो इस तरीके से सामने आती है। ऐसी बहुत सारी योजनाओं की और भी मेरे पास लंबी फहरिस्त है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं जो बुनियादी सवाल है उस पर आपको जवाब देना चाहिए कि अगर ये सब इन सब योजनाओं की ये हालत है तो बाकी का क्या करेंगे? आप एक दूसरा सवाल, बड़ा गंभीर सवाल उठा रहे हैं, वो जरूरी भी है। हाँ देखिए, जो बीपीएल के लोग हैं, $2 है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, हाँ। उससे नीचे ही 30 करोड़ हैं। यहाँ तो बड़े विद्वान प्रवक्ता और अर्थशास्त्री मित्र भी बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टी के अलावा। हाँ। तो उनको आप बुनियादी सुविधाएं तो दे देंगे, हाँ। ये तो मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूं और विपक्षी दल के लोग भी स्वीकार करेंगे। हाँ। कि किसी के पास ऐसी अभी जादुई छड़ी नहीं है हाँ। कि 5 वर्ष के कार्यकाल में हाँ। उस 30 करोड़ को इतना आय दे दें कि वो जो सुविधाएं हैं नागरिक जो हम दे रहे हैं वो उसको बड़े स्केल पे उपभोग कर पाए। जो आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो ज्यादा बर्दाश्त करे, कंजम्पशन बढ़े, या कहिए एलपीजी गैस के सिलेंडर ज्यादा दे, वो एक अलग इशू है। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि जो एक खाई बन गई थी कि नागरिक सुविधाएं, रोटी कपड़ा, मतलब पक्का छत भी नहीं उपलब्ध है, खुले में शौच वो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनके लिए नहीं, ढिबरी में भारत का भविष्य पड़ रहा है। हम एक संस्कृति बदल रहे हैं, वो हम भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा खाई है, लेकिन अगर उसकी आदत में आ जाएंगे और विकास की रफ्तार तेज है तो भारत में निश्चित रूप से फिल्टर होकर चीजें उन तक पहुंचेगी। स्किल्ड इंडिया भी इसीलिए है कि वो असंगठित सेक्शन के लोग भी स्किल्ड होके, सरकारी सर्विस का तो मतलब ही नहीं है, वो तो स्वरोजगार करेंगे। और अब मैं कई बार कह चुका हूं, आप भी जानते हैं कि प्राइवेट, ये मान लीजिए कि संगठित वो भी पब्लिक सेक्टर सबको रोजगार देगा, ये कल्पना है, चीन में भी नहीं है, दुनिया में नहीं है। हाँ, ये है कि प्राइवेट सेक्टर में दीजिए तो दे नहीं पा रहे हैं। सवाल यही तो ना, दे नहीं पा रहे हैं ना, हम बातें कर रहे हैं। विश्व की सबसे तेज गति के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हम हैं, रूस से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तीसरे नंबर पे हो गए हैं, सड़कें बन रही हैं विश्व स्तरीय सबसे तेज, एफडीआई की अच्छी कारोबारी सूचकांक हम नहीं बना जेपी पांडे, सरकार के अपने आंकड़े पर तो सरकार को यकीन करना पड़ेगा ना भाई। जो आंकड़े सरकार खुद दे रही है, या तो ये बोल दे कि इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है, और या तो फिर उस पर
मतलब उस पर बात होनी चाहिए, उस पर एक लॉजिकल उसका कोई कंक्लूजन निकलना चाहिए कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं इसका मतलब क्या है। भाई अभी जो है, अभी एक रिपोर्ट बताती है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 2016-17 में जहां 40 करोड़ कुछ लोग इन्वॉल्व थे, मतलब रोजगार पा रहे थे, 2018 में घट के मतलब एक करोड़ समथिंग लाख घट के उससे 39 करोड़ समथिंग हो गए। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो ये 1 करोड़ लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे थे, ये जो बेरोजगार हुए, तो भाई अगर रोजगार बढ़ ही रहा था तो फिर बेरोजगार क्यों हुए? नहीं, वो संक्रमण काल के आंकड़े हैं। देखिए, नोटबंदी का तत्काल प्रभाव हुआ था क्योंकि नकद पे अर्थव्यवस्था पे आधारित था संगठित सेक्शन। लेकिन मिला के नतीजे क्या है? नतीजा क्या है जेपी पांडे? ये विद्वान लोग हैं, ये भी मानेंगे, जो स्मॉल इंडस्ट्री की आप बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था की लाइफ है वो। हाँ। कोई माई का लाल उसे खत्म ही नहीं कर सकता, वो खत्म होगी देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। हाँ। तो ऐसा ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन नोटबंदी ने उसे पैरालाइज कर दिया ना। तबाह नहीं हुआ, नोटबंदी ने उसे पैरालाइज किया ना। वो प्रतिस्थापित हुआ है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। हाँ। लेकिन उसका विकल्प आ रहा है। कोई ये कह दे कि जीडीपी में सकल योगदान उनका घट रहा बहुत तेजी से, वो तबाह हो रहा है, मोदी सरकार ने तबाह कर दी, ये हास्यास्पद है। ठीक है। विजेंद्र सिंह जी, 5 साल 144 योजना और नतीजे क्या, आपको क्या लगता है? आदरणीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, लाइन कि कविताएं बहुत चुन के निकालते हैं। ईश्वर तेरी करुणा और कीड़ा का कोई जवाब नहीं, हाँ, तो मलहम हमेशा वहां लगाता है जहां कोई घाव नहीं। अरे वाह। पहले दिन से 2013 से हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री एक ही उपलब्धि है 5 साल की, कि उस दिन हमको गाली देने से उन्होंने शुरू किया था और आज तक भी वो भूले ही नहीं कि अब हम प्रधानमंत्री हो गए और अब 4 मार्च को, मतलब 1 महीना बाद वो प्रधानमंत्री मतलब चुनाव में प्रोसेस में चला जाएगा देश, और प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगे। बस ये सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी है। बाकी आपने विस्तार से आदरणीय जयदी जी ने, आदरणीय राजीव जी और तो आपको मानते ही नहीं, मरीन जी, सब लोगों ने, और आने को गाली में ख्याल मैं चर्चा करना चाहता हूं आदरणीय गडकरी जी के बयान पर। अरे सब लोग जो आपकी निंदा करे कोई प्रधानमंत्री गडकरी जी का बयान एक मैसेज देता है, सुन लीजिए। वही मैं कहने जाऊंगा, वो आनुवंशिक पार्टी नहीं है। पहले रंजीत जी, मैं उनका स्वागत ही करने जा रहा हूं। एक सिद्धांत था, अरे गडकरी जी का मैं नहीं था, सुन लीजिए। गडकरी जी के बयान की जो प्रॉब्लम है, एक राजत्व का सिद्धांत होता था, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंग, तो उसमें आई एम द स्टेट लुई 14वां कहते थे, और अकबर तो खैर जिले इलाही जिले सुहानी थे। हैं, मनुस्मृति में भी लिखा गया कि बालक रूप में भी राजा का अपमान मत करो चूंकि ईश्वर है। तो ये जो आनुवंशिक पार्टियों की 2 हमारे प्रखर वक्ता मित्र बैठे हैं, तो वो तो खुदा है, राहुल गांधी खुदा है और ये अखिलेश जी तो बड़े खुदा है। तो ये कुछ बोल ही नहीं सकते, इनकी पार्टी कोई बोल ही नहीं, ये तो लोकतंत्र है। बहुत हमारा अगर नेता ये कह रहा है कि वैचारिक मतभेद बयां कर लेता है, तो उसकी ताकत समझिए, आप कह सकते हैं। मतलब ये मान रहे हैं गडकरी जी अपनी पार्टी अपनी पार्टी वो हमारे लोग सरकार करते हैं, वो तो मोदी प्रधानमंत्री जो कहते हुए आप हिचकिचा रहे थे, जेपी पांडे ने इतनी साफगोई से स्वीकार कर लिया। देखिए, हमारी पहले जनसंघ के पार्टी है, तो खामखा आप दुविधा में थे कि कहें कि न कहें। जेपी पांडे कह रहे हैं कि हाँ भैया आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे यहाँ मंत्री भी बोल सकता है, अपनी सरकार की आलोचना कर सकता है। मैं बोलूं सर, बात पूरी करिए। आदरणीय 5 बातें आदरणीय गडकरी जी ने कहा। महाराष्ट्र में जब मराठा आंदोलन की बात हुआ रिजर्वेशन को लेकर के, तब उन्होंने बहुत साफ गोई से कहा कि इस सरकार में रोजगार नहीं है तो आरक्षण से क्या लाभ होगा। आदरणीय गडकरी जी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार के बाद कहा कि हार की जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व और अध्यक्ष को लेनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा। उन्होंने सबसे पहले वो नेता थे जिन्होंने कहा कि जो 15 लाख काला धन सब था, ये जुमले हैं, इस पर जनता को सीरियस नहीं होना चाहिए। और आज ये कहा, चलिए मतलब बीजेपी के किसी नेता से तो आप खुश हैं? नहीं, बीजेपी के नाम से ही आपको तकलीफ? पांडे जी खुश हैं। अब रंजीत जी, मैं मूल सवाल पर आता हूं। ठीक बात। ये सरकार इसने न केवल चुन चुन करके हमारी संवैधानिक संस्थाओं को, अरे संविधान शोभा नहीं देता भाई, आरटीआई को, एक ऐसी पार्टी
बोला नहीं, इसलिए सुन लीजिए। और सीबीआई को तोता बनाई, वो सर्वोच्च न्यायालय के पांडे जी विजेंद्र नहीं बोलने आप दोबारा नहीं बोल पाएंगे। संविधान के ठेकेदार नहीं। मैं आपके पीछे बोला नहीं। पांडे आप मुद्दे पे बोलिए, हम सुनिए। मुद्दे बोल रहा आप संविधान के रक्षक हो गए, आपातकाल लगाने वाले। हाँ, संविधान मेरा बनाया हुआ है। 30 सेकंड सुन लीजिए, अगर आप न जानते हो तो संविधान और देश अरे आप दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करके जेपी पांडे रुक जाइए। अच्छा, अगर आप इस प्रकार अंतरछड़ी करेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो सकती। आप मुद्दे पे जेपी चलिए, आप पांडे, संविधान जेपी पांडे, मैं मुद्दे पर बोलने जा रहा हूं। विजेंद्र सिंह, आप बात पूरी करिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे हाँ। तो उन्हें पहला होप दिखाया था हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के सबसे जवान मुल्क हाँ। युवाओं को रोजगार देने के बारे में। हाँ, केंद्र सरकार के 24 लाख पद खाली रह गए, पूरा कार्यकाल बीत गया, भर्तियां नहीं हुई। जब हम सवाल उठाते थे तो कहते थे कांग्रेस गलत आंकड़े पेश कर रही थी। उसी महाबुद्धिमान रेल मंत्री ने अभी एक हफ्ते पहले कहा कि हम 2,72,000 युवाओं को रेलवे में भर्ती करेंगे। जब मैं कह रहा था तब वो कह रहे थे ऐसा कोई है ही नहीं, स्थानीय नहीं खाली है, हमको भर्ती नहीं करा। कब करेंगे? जब वो सरकार जा रहे हैं। सरकार 31 तारीख को अंतिम बजट अपना पेश करने जा रही, जो कि संवैधानिक नहीं है। ठीक है। दूसरे, किसानों की बात, पूरे देश में किसान सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं और पूरे भारत का किसान और खासकर उत्तर प्रदेश का जो इन्होंने चेंज किया, छुट्टे जानवरों से त्रस्त है। हमारे किसान की फसलें चली जा रही हैं, गन्ना मूल्य बकाये का भुगतान अभी नहीं हो पाया है। सरकारें चुन चुन करके ये उज्ज्वला योजना कई बार बोला। सर पूरी बात सुन लीजिए। ब्रजेश मिश्रा, ये पूरी तरीके से लोन है। आप कैसे देखते हैं 5 साल सरकार का कार्यकाल, योजनाएं बहुत बेशुमार, लेकिन परिणाम क्या? ये आज हम इस बात पर बहस कर रहे हैं। क्या, जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि योजनाएं तो बहुत शुरू हुई लेकिन उसका मनमाफिक उसका नतीजा नहीं मिल पाया, और सरकार सब्जबाग दिखाने वाले नेताओं की श्रेणी में ज्यादा लोग हैं यहाँ। पता नहीं गडकरी का इशारा किस तरफ था। बीजेपी के लोग तो मान बैठे हैं कि हाँ, मतलब आंतरिक लोकतंत्र है और हो सकता है कि हमारे बारे में ही कह रहे हो। आप क्या मानते हैं, क्या हो रहा है? सरकार ने का कामकाज कैसा रहा है? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं समझता हूं कि जिस मोड़ पे हम लोग खड़े हैं, अब इस प्रश्न का उत्तर तो जनता के हाथ में है और इसका उत्तर गुप्त है। अच्छा। हाँ, अब हम लोग जो डिबेट करते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, पार्टीज अपना जनता तो फैसला देगी। हम तो बहस तो कर ही सकते हैं। भाई आंकड़े हमारे पास हैं, लोगों ने भी कुछ महसूस किया, आंकड़े हमारे पास हैं, महसूस किया और आंकड़ों के हिसाब से हम लोग अपनी राय तो बना ही सकते हैं। भाई जनता में भी हम लोग शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे जनता तो तय कर चुकी है कि अब मोदी जी को दोबारा नहीं आना है। मीडिया माइनस जनता नहीं, और संघ ने ऊपर से तय कर दिया कि गडकरी जी हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, विजेंद्र सिंह रुकिए। हाँ, देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि बहुत बड़े बड़े दावे मैंने सुने, आपने भी सुने, और किस तरह वो अपसाइड डाउन हुए हम लोगों ने देखे। ठीक बात। और किसी भी पार्टी के हो आप देख लीजिए। तो जब तक अब जनता इस पे कोई जजमेंट नहीं देगी, मैं इस पर कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, क्योंकि अभी बड़ा क्रिटिकल टाइम है 3 महीने का, और उसके बाद अभी सरकार बजट पेश करेगी, बजट के बाद फिर एक तरह से चुनाव में जाएंगे, चुनाव की तारीखें आ जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि अभी जो पॉलिटिकल डिबेट चल रही है वो पूरी तरह सेंटर्ड है कि भाई सत्ता की राजनीति करनी है, मूल्यों की राजनीति नहीं करनी है, सुविधा की राजनीति करनी है, सच्चाई की राजनीति नहीं करनी है। तो जब सत्ता और सुविधा और सच्चाई इन चीजों की राजनीति नहीं हो रही है, तो फिर इसमें जो है अब जनता के हाथ में परिणाम चला जाता है। और मैं समझता हूं हम सब लोगों को और सारे राजनीतिक दलों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोग अपने अपने पक्ष को अच्छी तरह रखें और जनता के बीच में जावें। और लेकिन इतना सेफ्टी मेजर्स क्यों ले रहे हैं? सर, मैं चुनाव आयोग, एक मिनट, मैं बहुत दिन के बाद आपके अंदर आया, मुझे खुशी हुई कि आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी ने कहा कि सरकार का पूरा कार्यकाल केवल थोथे घोषणाओं में ही नहीं। राष्ट्रीय दल मानते हैं, हैसियत आप जानते हैं क्या? हमारी हैसियत जनता तय करेगी। जनता आपको उसके बारे में चर्चा करिए। ठीक है, विजेंद्र सिंह भाई, चुनाव आयोग ने घोषणाएं और वादे, नए वादे करने पर रोक लगाती है। आचार संहिता में भी आचार संहिता भी नहीं लगा है, मतलब वादों का विश्लेषण करने पे कोई थोड़ी रोक है। आप क्यों इतना प्रिकॉशन क्यों ले रहे हैं? अब्बास अली जैदी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, जरा जुड़िए। हाँ, अपनी बात। देखिए, जेपी भाई ने जो कुछ भी कहा,
वास्तविकता जो आंकड़े उन्होंने पेश किए, सिर्फ एक परियोजना नमामि गंगे, श्री नमामि गंगे परियोजना की हम बात करेंगे। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो एनजीटी की है, जो टेबल की गई है पार्लियामेंट में, 38% कंजम्पशन हुआ है 30,000 करोड़ का जो बजट था, और 1.25% पोल्यूशन और बढ़ गया। सिर्फ इतना बता दें कि ये ऐसा कैसे हुआ। अरे भैया, आप सिर्फ तो इतना जमीनी बता आदमी है, सीजनल पोल्यूशन होता है, इस समय करेंगे ना तो कम आएगा। जब बाढ़ होती है, गंगा की सहायक, वो राष्ट्रीय नदी ऐसे नहीं है, मैं बता रहा हूं, राम गंगा है या फिर कहिए ये गोमती भी है, घाघरा है, गंडक है, उधर से चंबल यमुना सब उसमें मिलती हैं। और बरसात भारत में जब भी होती है, V शेप की बहली बनती है। तो सरकार की योजना का ये वास्तविकता है। आप पढ़े लिखे, आपने ये इतनी महत्वपूर्ण योजना है, जिस योजना और जिस श्री गंगा के नाम पर आपने यहाँ से चुनाव लड़ा, आपने आवंटित किया, और अगर धन कोई रुचि नहीं, यही हाल आपकी सारी योजनाओं में है कि आपके धरातल पे कागज पे जो भी मौसम रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि गांव स्तर पर जाकर के अगर आप देखेंगे जेपी भाई, तो गांव स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन कोई नहीं है। दिल्ली में कुहरा हो रहा है, अगर आपके तर्क से हम चले तो केजरीवाल को फांसी लटका दे। दुनिया जानती है कि ये जो समस्या आएगी जाड़े में रहेगी ज्यादा। आप कह रहे हैं बरसात का प्रभाव ही नहीं पड़ता। आपका जो आंकड़ा है वो सीजनल है। अच्छा, तो जब गंगा साफ करने की बात हुई थी तब आपको नहीं मालूम था कि अरे हम कुंभ जनवरी महीने पड़ेगा? ये पहली बार आप जान पाए क्या? अब्बास अली जैदी, अगर आपको कहीं जाना है, जल्दी में है आप, तो आप जा सकते हैं। रंजीव, हम लोग जो चर्चा जिसको हम लोग शुरुआत की, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के साथ आज ब्रजेश मिश्रा बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों मूल्यांकन करने से डर रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो कई लोग बोल रहे हैं, इसलिए बोलने की ठीक है, पार्टी थोड़ी आप बोलिए। हाँ रंजीव, कैसे देखे भाई ये सारी योजनाएं और सारे आंकड़े? अब इस पर बहुत इतनी चर्चा हो गई, और अब आपको क्या लगता है, मतलब इस पर जो भैया जब वादों की बात हो रही है, अभी आचार संहिता नहीं लगी है, अभी आज ही एक सभा में राहुल गांधी ने कहा है कि अगर 2019 का चुनाव जीत गए हो तो कांग्रेस पार्टी हर गरीब व्यक्ति को गारंटी के तौर पर न्यूनतम आमदनी देगी, ये हमारा वादा है। तो भाई वादों की लिस्ट में एक नया वादा ये भी है, तो मतलब ये बड़ा वादा है, छोटा वादा नहीं है, कि हर गरीब आदमी को न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित करेगी कांग्रेस। क्या लगता है आपको, ये सरकार तो नहीं कर पाई, अगली सरकार कर पाएगी या सिर्फ ये भी वादे ही रह जाएंगे? नहीं, देखिए, राहुल गांधी के इस बयान में या जो घोषणा उन्होंने की है, इसका सबसे रोचक पहलू ये है कि ये योजना मोदी सरकार लागू करने जा रही है। ये हम लोग पिछले 1-1.5 साल से सुन रहे हैं कि ऐसी योजना UBI की बात हो रही है, हाँ बिल्कुल, करने जा रही है। अब राहुल गांधी ने क्या सरकार को बैकफुट पर डाल दिया, यानी उन्होंने होशियारी से वो मुद्दा उठा करके उड़ा दिया और 2019 में अपने लिए कुछ स्कोर करने की कोशिश की? गरीबी हटाओ सीख ली। तो हम अभी बजट में सरकार क्या करेगी? क्या सरकार इस तरीके की किसी घोषणा की तैयारी कर रही थी, जिसको उन्होंने पहले से कुछ अनुमान लगा के राहुल गांधी ने एक सियासी कार्ड चला है? ये हमें बजट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो योजना जिसकी बात उन्होंने कही है, देखिए, ये भारत इतना बड़ा देश है, और मुझे अभी ये इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे ये पता करेंगे कि कौन वो व्यक्ति होगा जिसको ये मिलना चाहिए, क्योंकि आर्थिक सर्वे उसमें समाहित होगा, बहुत सारे पहलू होंगे। तो एक चीज तो बहुत साफ है कि कांग्रेस संभवतः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ही नक्शे कदम पर, देखिए, तो बहुत बड़ी ऐसे भी देखें क्या रंजीव, हम ऐसे देख सकते हैं क्या, हम ऐसे देख सकते हैं क्या कि मतलब आप विपक्ष में होते हैं तो मतलब आप एक तरीके से बहुत सारी जवाबदेहियों से मुक्त होते हैं। आपको मालूम है कि हमें सिर्फ बोलना है, हाँ, तो सरकार आएगी तो देखी जाएगी, और बाद में फिर जब सरकार आती है तो आप फंस जाते हैं। मैं यही बात कहने जा रहा था कि आपको याद होगा जब 2013 में जब लोकसभा चुनाव का माहौल बन रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत घोषणाएं की, और उसके बाद उनका जो संकल्प पत्र में बहुत सारी चीजें डाली। तो ये एक राजनीति की एक विडंबना भी होती जा रही है कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जा रही हैं जो भारत के जो व्यवहारिक पहलू है उसमें कहीं फिट होती है कि नहीं, वो उसका अमल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप देखिए, अगर कोई सरकार 4 साल 5 साल
चल जाए और उसकी योजनाएं अगर आखिरी व्यक्ति तक पहुंच जाए और बहुत लाभ हो जाए, मेरा अपना मानना है कि ऐसी सरकार को अपनी योजनाओं का ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता है कि हमने ये कर दिया है, है ना, पता होता है। हाँ, तो ये एक बड़ा विरोधाभास है जब सरकारों को चुनाव के सामने खड़े होकर के ये कहना पड़ता है कि साहब हमने देखो ये किया था और 70 साल में ये नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं उन योजनाओं का हश्र खुद बता देता है। इसलिए राहुल गांधी ने जो घोषणा की है वो उनकी सरकार बनेगी कि नहीं ये तो जनता तय करेगी। फिर जब वो अगर उनकी सरकार बन भी जाती है तो उसका कैसा अमल होगा, क्या अमल नहीं होगा, ये भी एक किस्म की, मुझे लगता है कि इसमें भी जो बड़े दल हैं उनको तो ये जिम्मेदारी बरतनी चाहिए कि वो योजनाएं ऐसी बनाई या ऐसी घोषणा करें जिसका वो अमल कर सके। जैसा कि मैं विजय सिंह की बात से सहमत हूं कि अंतिम फैसला जनता करेगी। किसानों की कर्ज माफी जो है वो इसी तरह की योजना है कि जो भी सरकार अब एक मजबूरी बन गई है, भाई विपक्ष में है आप तो आपको सिर्फ घोषणा करना है, आपको सिर्फ वादा करना है, लेकिन जो सरकार में है उसके लिए दबाव बन जाता है, उस पर एक दबाव बना देते हैं आप कि वो अब इस तरह का कुछ करे, वरना उसके लिए मुश्किल हो जाएगी चीजें। बिल्कुल। और सरकार में रहते हुए बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाते हैं। तो एक तरीके से ये जो इस तरह की बड़ी घोषणाएं करो और उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा सो होगा टाइप का जो मामला होता है। डॉक्टर मनिंद्र तिवारी जी, तो ये जो वादों से फिर मुकर जाने या वादों को पूरा नहीं कर पाने की जो सरकारी मजबूरी होती है सरकार की, इसके बीच में जो पूरी पॉलिटिक्स फंसी हुई है और जनता फंसी हुई है, इसको कैसे देखा जाए? मतलब ये एक ऐसा सिलसिला है कि ये कभी खत्म नहीं हो रहा, ये एक के बाद एक कोई आदमी, चूंकि एक होड़ लगी हुई है कि अच्छा वो अगर आपको कह रहे हैं कि न्यूनतम अगर हम आय सुनिश्चित करेंगे तो आपको अधिकतम करने का दबाव आपके ऊपर अपने आप हो जाता है, और इस अधिकतम के चक्कर में जो है सरकार और फिर जो अर्थव्यवस्था और तमाम चीजें आ जाती है। तो ये इससे क्या कैसे निजात मिलेगी? देखिए, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र की पद्धति ली गई वो विदेश से आयातित थी। पूरी जो हमारी संसदीय परंपरा है ये आयातित थी, लेकिन हमारे यहाँ जो लोकतंत्र बना वो प्राकृतिक रूप से नहीं बना, आयातित रूप से बना हुआ है। तो इसमें एक राजनीतिक एक व्यवसायी की भांति कार्य करता है। या तो वो खंडों में लोगों को बांटता है जाति और धर्म के आधार पे, उस आधार पर गुणा भाग करके कोशिश करता है कि हम लें। फिर उसके बाद एक अगर आर्थिक आधार पे देखें तो बहुत सारी घोषणाओं को करता है, और एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हम देखें तो अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का, सम सीमांत उपयोगिता का जो सिद्धांत है उसके आधार पे काम होना चाहिए कि किस चीज की कितनी उपयोगिता है। आखिर हम किसानों का कर्जा अगर माफ कर रहे हैं तो वो कितना उपयोगी होगा एक अर्थव्यवस्था के लिए, इसका आकलन राजनीतिक दल नहीं करते हैं, और उसके बाद चूंकि कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती। और आज हम जिस पे खड़े हैं, मुझसे पहले रंजीत भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि सारे राजनीतिक दल एक जैसे हैं, और वो किसी एक ऐसी मर्यादा का, अभी थोड़ी देर पहले ही वो कह रहे थे मेरे संविधान में ऐसा, मेरा संविधान ऐसा, जबकि हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग। हम भूल जाते हैं कि हम भारत के लोग के लिए बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरा भारत, वो कहते हैं मेरे भारतीय। हम की बात जहाँ खत्म हो जाती है तो वही एक बड़ी चीज हो जाती है कि हम उस अर्थशास्त्र के जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी उन अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं कि कहाँ पर सीमांत उपयोगिता किस चीज की कितनी ज्यादा है। हम करते क्या है कि उन क्षेत्रों में खर्चा ज्यादा करते हैं जहां से लोगों को कम लाभ हो सकता है। अगर इस तरह से थोड़ा साइंटिफिकली अगर देखा जाए और उन योजनाओं को बनाया जाए तो अमली जामला पहनाया जा सकता है। ठीक बात है, मतलब लाभ भले कम हो लेकिन वोट की गुंजाइश ज्यादा हो, खर्च वहां पर ज्यादा होता है। ठीक बात है। आज माफ करिएगा विजेंद्र सिंह, समय हमारे पास इतना ही था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और जब मोदी सरकार की तमाम योजनाओं की चर्चा होगी तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसका परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। और अभी तक जो आंकड़े बताते हैं कि योजनाएं तो बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुई लेकिन उसके नतीजे उस तरीके से सामने नहीं आ पाए, और शायद यही वजह है कि सरकार के लिए 2019 की लड़ाई एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि आंकड़ों को साबित करना या किसी योजना की सफलता को साबित करना पड़े, जैसा कि भी थोड़ी देर पहले रंजीव कह रहे थे, ये अपने आप में एक नाकामी को दिखाता है। सरकार को इससे भी जूझना होगा। आज बहस में इतना ही। आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।